गुड आफ्टरनून। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि उत्तर का जो विशाल मैदान है वो मैदान, कुछ नदियां उस मैदान में आती है, मैदान को तैयार करती है। तो वो नदियां कौन सी है, नदियों के हिसाब से हमको मैदान का पढ़ाई करना है। तो हमने देखा कि सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, इन तीन नदियों के मेनली इनके हिसाब से हमको जो उत्तर का विशाल मैदान है उसकी पढ़ाई करना है। नदियों के हिसाब से, प्रादेशिक हिसाब से हमको देखना है। तो देखिए, कोई भी नदी अगर है, कोई भी नदी की हमें पढ़ाई करनी है तो हम लोग कैसे करते हैं, उसकी कुछ सहायक नदियां भी होती हैं, लेकिन उसकी सहायक नदियां उसी में आकर मिलती है तो हम उसी बड़ी नदी का नाम, जिसकी वो सहायक नदियां हैं, हम उसी का नाम लेते हैं। जैसे अगर हमारे घर में कोई चंदा मांगने आ जाए तो हम क्या करते हैं कि कोई भी पैसे दे, पट्टी किसके नाम से फाड़ते हैं, जो हमारा घर का बड़ा है उसके नाम से फाड़ते हैं। सपोज कुछ चीज मैं भी कमा रही हूँ, लेकिन मैंने पैसे दे दिए, मेरी तरफ से दिए, लेकिन फिर भी पट्टी हम लोग हमारे घर के बड़े बुजुर्गों के नाम से ही फाड़ते हैं। बड़े जो हमारे घर में मेन है उनके ही नाम से। क्यों? क्योंकि हम उनकी शाखाएं हैं, हम उनके बच्चे हैं, इसलिए। उसी तरह से जो भी कोई, जैसे हम लोग सिंधु नदी की पढ़ाई करेंगे, सिंधु नदी के बारे में देखेंगे, तो इसका मतलब है कि इसकी शाखाएं हैं, इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, वो सभी नदियां सिंधु तंत्र के अंडर में ही पढ़ी जाएगी। किसी भी नदी का तंत्र क्या मतलब होता है, जब हम लोग किसी भी नदी के तंत्र की पढ़ाई करते हैं तो नदी का तंत्र क्या होता है, नदी का तंत्र ऐसे होता है। सपोज ये सिंधु नदी है, ये है सिंधु नदी। अब सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन सी है, सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं जैसे झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, बियास। कौन सी है, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और बियास। लेकिन ये सभी नदियां एट द एंड कहां जाकर मिलती है, ये सभी नदियां सिंधु नदी में जाकर मिलती है। तो जब कभी भी कोई नदी दूसरे मुख्य नदी में जाकर मिलती है, ध्यान से सुनिए, जब कभी भी कोई नदी किसी बड़ी नदी में जाकर मिलती है और उसके बाद वो सीधे समुद्र में जाकर मिलती है, मतलब वो नदी, उसके बाद भी और बहुत सारी नदियां उस नदी को मिल सकती है, तब वो नदी उसकी सहायक नदियां होती हैं और उन सहायक नदियों को उस नदी के तंत्र के नाम से जाना जाता है। जैसे मैंने झेलम की मैंने पढ़ाई की है, तो ये किस नदी तंत्र के अंडर में आएगा, सिंधु नदी तंत्र के अंडर में आएगा। अगर मैंने यमुना नदी की पढ़ाई की है तो वो कौन सी नदी के अंडर में आएगा, गंगा नदी के अंडर में आएगा। तो जो भी नदियां उनमें जाकर मिलती है, छोटी सहायक नदियां, कुछ नदियां बड़ी भी होती है, लेकिन वो जाते जाते उस मेन नदी को मिल जाती है। जब वो मिलती है तो उसी का नाम होता है, जब वो मिलती है तो उसी बड़ी नदी के नाम से ही वो जानी जाती है, इसीलिए उसको उस नदी के तंत्र के नाम से जाना जाता है। देखिए, जो सिंधु नदी है, सबसे पहले हम सिंधु नदी के बारे में देखेंगे। सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, कौन सी है, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, बियास। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, बियास। कौन सी नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, बियास। और इसमें ये जो सब नदियां हैं, इसमें ये चिनाब जो है, चिनाब नदी, ये सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये चिनाब नदी जो है, ये उसकी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। हम यहाँ पे स्टेट कर देते हैं, ये चिनाब जो है ये सबसे बड़ी सहायक नदी है, मतलब जितनी भी नदियां हैं उन सब सहायक नदियों में ये सबसे बड़ी नदी है। कौन सी नदी, चिनाब नदी। देखिए, अभी सिंधु नदी है, सिंधु नदी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इस सिंधु नदी को इधर से झेलम नदी जाकर मिल रही है। जैसे मैंने बताया, तंत्र का मतलब ही क्या है, वो नदी उस बड़े नदी को मिल जाए तो वो छोटी नदी जो है वो बड़े नदी के नाम के अंडर में उसका तंत्र हो गया। मतलब झेलम नदी कौन सा तंत्र में आ गई, सिंधु नदी के तंत्र में आ गई। तो सिंधु नदी के बाद जब सिंधु नदी बहना शुरू करती है तो झेलम नदी उसे जाकर मिलती है। दो नदियों का बीच का कुछ पार्ट होता है, दो नदियों के बीच में, दो कौन सी भी चीज दो है तो हम उसे दो बोलते हैं, और नदी को आब बोला जाता है। नदी को आब, जैसे पंजाब है, पंजाब 5 नदियों का संगम है, इसलिए पंच आब, 5 नदियों का संगम। ऐसे ही द्वाब, जैसे पंजाब है 5 नदियों का, वैसे द्वाब है 2 नदियों का। तो 2 नदियों के बीच का जो भाग है, जो पार्ट है, उसको द्वाब बोला जाता है।
दो नदियों के बीच के। हर एक द्वाब को एक टिपिकल नाम से जाना जाता है। हर एक चीज को टिपिकल नाम होता है। तो जो दो नदियां हैं उनके बीच का जो मैदान है उनको भी द्वाब के नाम से जाना जाता है। तो फिर कौन सा मैदान कौन सा द्वाब के नाम से जाना जाएगा, या फिर कौन से दो नदियों के बीच में कौन सा द्वाब है? देखिए, जो सिंधु नदी है और झेलम नदी है, सिंधु और झेलम नदी, उसके बीच की जो जगह है उसको सिंधु सागर द्वाब के नाम से जाना जाता है। सिंधु सागर मैदान या सिंधु सागर द्वाब। कौन से दो? सिंधु और झेलम। सिंधु सागर है ही उसमें सिंधु नाम, इसलिए सिंधु नाम से हम ध्यान रख सकते हैं सिंधु सागर द्वाब। उसके बाद आगे चलकर इसी सिंधु नदी में चिनाब नदी जाकर मिलती है। इसी सिंधु नदी में चिनाब नदी जाकर मिलती है, लेकिन उसके पहले कौन सी नदी मिली है? उसके पहले झेलम नदी मिली है। तो झेलम के बाद डायरेक्ट चिनाब नदी मिल रही है। तो झेलम और चिनाब के बीच में एक मैदान तैयार हुआ है। झेलम और चिनाब के बीच के मैदान को हम बोलेंगे चार्ज द्वाब। अब ये कैसे याद रखेंगे? झेलम का झ और चिनाब का च, चार्ज द्वाब। इसका एक और उसका एक इनिशियल लेकर आजकल बहुत फैशन है। जब भी कोई बच्चा होता है, जब भी कोई इन्फेंट होता है, तो उसमें माँ के नाम का एक अक्षर और बाप के नाम का एक अक्षर, मदर के नाम में से कोई भी उठा लो, ऐसे जरूरी नहीं है। चाहे पहला अक्षर मदर का उठाओ, लास्ट अक्षर फादर का उठाओ, चाहे पहला फादर का लो, लास्ट मदर का लो, इस तरह से नाम दिए जाते हैं। तो इसी तरह से ये झेलम चिनाब में चार्ज द्वाब। उसके बाद चार्ज द्वाब के बाद में कौन सी नदी है? चिनाब जाकर मिल गई। पहले झेलम मिली थी, अब चिनाब जाकर मिल गई, जो कि सबसे बड़ी सहायक नदी है। किसकी? सिंधु की। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी है। उसके बाद में रावी नदी इधर से चिनाब को जाकर मिल रही है, लेकिन चिनाब फिर से किसे जाकर मिल रही है? सिंधु को ही जाकर मिल रही है, इसलिए ये भी सिंधु नदी की सहायक नदी हो गई। तो चिनाब और रावी के बीच में भी एक द्वाब तैयार हो गया। चिनाब और रावी के बीच में जो द्वाब तैयार होता है, चिनाब और रावी, उसे रचना द्वाब कहेंगे। रचना कैसे? चिनाब का च और न और रावी का र, रचना द्वाब। किसे कहेंगे? चिनाब और रावी के बीच में जो द्वाब तैयार हो रहा है उसे हम रचना द्वाब कहेंगे। उसके बाद में एक बियास नदी है। उसके पहले इधर से एक सतलज नदी जाकर वापस सिंधु नदी को मिल रही है। सतलज नदी डायरेक्ट जाकर मिलती है, लेकिन बियास नाम की एक नदी है जो क्या कर रही है? जाकर इस सतलज नदी जो है वो जाकर, सतलज नदी को यह बियास नदी जाकर मिल रही है। तो बियास और रावी के बीच में भी एक द्वाब तैयार होता है। बियास, देखिए फिगर मैंने इसीलिए इतनी प्रॉपर निकाली है कि सब लोगों को ध्यान में आना। बियास और रावी के बीच में एक द्वाब तैयार हो रहा है, उसे हम बारी द्वाब कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? बारी द्वाब। देखिए फिर से ब भी आया है और रावी का र भी आया है। रावी का र और बियास का ब, बारी द्वाब कहेंगे। और उसके बाद बियास और सतलज के बीच में भी एक मैदान तैयार हो रहा है। उस मैदान को हम क्या बोलेंगे? बिस्त। बियास का भी और सतलज का स और त, बिस्त। स और त आधा आधा है, बिस्त द्वाब। इस तरह से ये जो द्वाब है, कितने द्वाब है? 1 2 3 4 5, ये द्वाब इन नदियों ने तैयार किए हैं। कौन सी नदियां हैं? ये सिंधु नदी का तंत्र है। ये सब जो है ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। कौन सी है? झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और बियास, ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, बियास। इसमें सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब है। सबसे स्टार्टिंग में कौन सी नदी जाकर मिल रही है? झेलम नदी मिल रही है। तो सिंधु और झेलम, इन दो नदियों के बीच का जो द्वाब है उसे हम कौन सा द्वाब कहेंगे? सिंधु सागर द्वाब कहेंगे। झेलम और चिनाब, इन बीच का जो द्वाब है उसे हम कौन सा द्वाब कहेंगे? चार्ज द्वाब कहेंगे। चिनाब और रावी, इन दोनों के बीच का जो द्वाब है उसे हम क्या कहेंगे? रचना द्वाब कहेंगे। रावी और बियास, इन दोनों के बीच में भी एक द्वाब तैयार होता है, उसे हम बारी द्वाब कहेंगे। और बियास और सतलज, इन दोनों के बीच में एक द्वाब है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम बिस्त द्वाब कहेंगे। यहां तक समझ में आ रहा है सबको? देखिए उसके नीचे आने के बाद
नीचे हरियाणा में एक भिवानी का मैदान है, उसके नीचे हरियाणा में यहाँ भिवानी का मैदान है, और उसके नीचे फिर से राजस्थान और यूपी में मिलके एक मालवा का मैदान है। राजस्थान और यूपी में, राजस्थान का भाग है, थोड़ा सा यूपी का भी भाग है, वहां एक मालवा का मैदान है। तो ये जो सब मैदान है ये कौन तैयार कर रहा है? सिंधु नदी तंत्र से ही वो तैयार हो रहा है। वो किससे तैयार हो रहा है? सिंधु नदी के तंत्र से ही तैयार हो रहा है। तो अब तक हमने क्या क्या देखा? सिंधु नदी के हिसाब से, सिंधु नदी का जो तंत्र है उसके हिसाब से जो मैदान तैयार हो रहे हैं उनमें हमने क्या क्या देखा? सिंधु नदी है, सिंधु नदी की कुछ सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी कहाँ से बह रही है? इधर ऊपर से यहाँ का कश्मीर भी है, तो वहां पे मोस्टली क्या रहेगा? कश्मीर में तो बहुत सारे पर्वत हैं, पर्वत के बारे में, हिमालय के बारे में हम लोगों ने बहुत सारा देखा है, बहुत सारा सीखा है। कितना हिमालय कहाँ है, उसके कितने, हिमालय भी उत्तर में ही बसता है। मैदान भी सब उत्तर में ही पढ़ाई करना है हमें, मैदान भी उत्तर में है, हिमालय भी उत्तर में है। तो मोस्ट बहुत सारा जो पार्ट इसका है वो कहाँ आएगा? कश्मीर में भी आएगा। कश्मीर में क्या है? कश्मीर में बहुत सारे पर्वत है, इस वजह से वहां पे ज्यादा तो खेती वगैरह नहीं होगी, कुछ कुछ हो सकती है। जैसे हमें पता है कश्मीर से हम एप्पल मंगवाते हैं, कश्मीर में हाथ से एप्पल तोड़ने का मजा ही कुछ आगे। तो कश्मीर में एप्पल आते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे हमारे घर घर के सामने कई फूलों के झाड़ होते हैं, आम का झाड़ भी हमारे यहाँ पे कॉमन है, वैसे वहाँ एप्पल के जो, सेब के जो झाड़ है वो बहुत कॉमन है, उसकी खेती उधर हो सकती है, वो है। या फिर अखरोट की खेती हो सकती है, ये बहुत थोड़ी बहुत चीजें। या फिर केसर हम बोलते हैं ना, केसर, केसर की खेती भी उधर होती है, ये सब चीजें उधर होती है। तो यहाँ से ये नदी स्टार्ट होती है, यहाँ से स्टार्ट होते हुए ये जो सिंधु नदी है वो सिंधु नदी सबसे बड़ी नदी है, उसमें बहुत सारी सहायक छोटी छोटी नदियां आकर उसमें मिलती हैं। जब कभी भी वो नदियां मिलती हैं तो दो दो नदियों में एक मैदान तैयार होता है, दो दो नदियों में, दो नदियों के बीच का जो भी जगह है, क्योंकि आप का मतलब ही पानी है, दो आप, दो नदियों का दो अलग अलग पानी है, दो नदियां मतलब इधर से कोई पानी बह रहा है, इधर से कोई पानी बह रहा है, तो एक पानी को हम लोग किसी एक नदी का नाम देंगे, दूसरा जो पानी, दूसरा मतलब बहुत स्पेस के बाद है, वो बहुत बड़े बड़े मैदान होते हैं। यहाँ पे मैप में बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं, बहुत बड़े मैदान होते हैं। तो दो नदियों के बीच का जो भी मैदान है उन्हें हम द्वाब बोलते हैं। सिंधु नदी और उसके बाद झेलम नदी है, सिंधु और झेलम के बीच का जो भी द्वाब है, जो भी पार्ट है, जो भी मैदान है, उसे हम सिंधु सागर द्वाब के नाम से जानेंगे। उसके बाद जब झेलम नदी सिंधु को मिलती है तो उसके बाद में चिनाब जाकर वैसे ही मिल जाती है। जब चिनाब जाकर मिलती है तो झेलम और चिनाब इन दोनों के बीच में भी एक मैदान तैयार होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? चार द्वाब बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? चार द्वाब। चिनाब और झेलम के बीच में चार द्वाब, झेलम और सिंधु के बीच में सिंधु सागर द्वाब या सिंधु सागर का मैदान। उसके बाद में एक रावी नदी है जो चिनाब को जाकर मिलती है, लेकिन फिर भी वो सिंधु की ही क्यों सहायक नदी है? क्योंकि चिनाब भी तो आपकी सिंधु को जाकर मिल रही है, इसलिए ये रावी नदी और चिनाब नदी के बीच का जो द्वाब है उसे रचना द्वाब बोलेंगे। इसका मैंने ट्रिक भी आपको बताया है, मोस्टली ध्यान रखने के लिए कि इसके जो इनिशियल्स है वो इसका जो भी इनिशियल, मतलब इनिशियल नहीं एग्जैक्टली, जो दो अक्षर के, तीन अक्षर के जो भी नदियों के नाम है उसमें से कोई एक अक्षर या दो अक्षर उठाकर दोनों का मिश्रण किया गया है और वो उसे नाम दिया गया है। उसके बाद ये रावी नदी है, रावी नदी और बियास नदी, इनके बीच का जो भी पार्ट है उसको बाड़ी द्वाब के नाम से जाना जाता है। और एक सतलज नदी है, बियास के बाद एक सतलज नदी जाकर ऊपर मिल रही है सिंधु को, तो उस बियास नदी और सतलज नदी के बीच का जो पार्ट है उसे बिस्त कहा जाता है, बिस्त द्वाब कहा जाता है। उसके बाद उसके नीचे एक भिवानी का मैदान है जो हरियाणा में है, और उसके नीचे जैसे ही हम आएंगे तो वहां पे एक मालवा का मैदान है, जो मालवा का मैदान कहाँ है? राजस्थान और उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। यहाँ तक ये सिंधु नदी का डिटेल में जो तंत्र है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। गंगा नदी का तंत्र बहुत बड़ा है, गंगा नदी का तंत्र हम लोग सेपरेट किसी जो भी हम लोग मैदान ले रहे हैं तो इसमें हम लोग नदियों के बारे में बहुत डीप स्टडी नहीं करेंगे, लेकिन गंगा नदी का एक तंत्र है उसमें स्पेशली 1 या 2 पीरियड तो आराम से उसके ऊपर लगेंगे, 2 भी लग सकते हैं, 3 भी, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि एक ही इसमें मैं आपको वो पूरा मैप दूं, कहाँ से गंगा नदी शुरू हो रही है, कौन से उत्तराखंड के कौन से ग्लेशियर से वो निकल रही है, कहाँ से होते हुए वो जमीन पे कहाँ आती है, ऊपर से निकलती है तो जमीन पे कौन से
गांव को आकर जमीन पे आती है, फिर वहां से उसकी जो पहली सहायक नदी है वो कौन सी है, उसके बाद धीरे धीरे दाईं तरफ से कौन सी सहायक नदी मिल रही है, बाईं तरफ से कौन सी मिल रही है, कहाँ जाकर क्या हो रहा है, फिर वो किसको कैसे मिलती है, ये सब चीजें जो है ये गंगा नदी के तंत्र में जो भी आएगा बहुत डीपली हम उसकी स्टडी करने वाले हैं। तो ये सिंधु नदी तंत्र है, बहुत हार्ड नहीं है। अगर आंखों के सामने ऐसे ही इसका जो ट्री डायग्राम है, ट्री डायग्राम ही बोलेंगे हम लोग, मैंने एक्चुअली मैप यहाँ पे तुम लोगों को बना कर दिया है इसका। देखिए पूरी नदियाँ प्रॉपरली मैंने निकाली है। हाँ, थोड़ा बहुत 19-20 होगा क्योंकि प्रॉपर मैप तो यहाँ पे मैं नहीं निकाल सकती हूँ, कोई भी नहीं निकाल सकता है। फ्री हैंड से हम लोग मैप निकालते हैं, फ्री हैंड से हम लोग पढ़ाते हैं, हम लोग बता देते हैं कि ये इस एरिया का है, अब ये हरियाणा का है। हरियाणा का मैप थोड़ी ना मैंने यहाँ पे निकाला है, पर मोटा मोटी मैंने बताया है कि भिवानी का जो भी प्लेन है, भिवानी का जो भी मैदान है वो कहाँ है, हरियाणा में है। और उसके बाद उसके नीचे हरियाणा के नीचे राजस्थान है, ये तो हम लोगों को पता है। एक तरफ से राजस्थान आता है, एक तरफ से थोड़ा सा यूपी का भी पार्ट आता है, तो वहाँ पे मालवा का मैदान बना हुआ है। इस तरह से ये जो सिंधु नदी का तंत्र था और किस हिसाब से मैदान के भाग हो रहे हैं, या मैदान की पढ़ाई सिंधु नदी के हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पर देखी है। आज के लिए हम बस यहीं रुकेंगे। जय हिंद।